नमस्ते बच्चों, हम लोग आगे क्लास चालू करते हुए अपने शिक्षण के सूत्रों को लेते हुए बढ़ते हैं। शिक्षण के कुछ सूत्रों को कल मैंने हल करवाया था, हल करने का मतलब समझाया था। ठीक है, तो उन सूत्रों को समझाया था जिस तरीके से मैंने भी समझाया था आपको, तो बखूबी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये मेरा मानना है। बहुत ही आसान ढंग से क्योंकि समझाया था। अब उन्हीं सूत्रों को हम आगे लेते हुए बढ़ते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट हमारा सूत्र आता है वो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए ये वर्ड से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि देखिए जैसे प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिख रहा है, सीन, अप्रत्यक्ष अनसीन, जो नहीं देखा हुआ। ठीक, तो क्या होगा, फ्रॉम सीन टू अनसीन। समझ गए? अब ये कैसे हो सकता है? देखिए जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे भाषा में और अन्य विषयों में भी कि जिन चीज़ों को हम बच्चों के आगे या छात्रों के आगे उपलब्ध नहीं करा सकते हैं या हम लाके उनके पास रख नहीं सकते हैं। ठीक, तो हम उनको उन चीज़ों को चित्रों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से हम उनको उन तक पहुंचाते हैं। तो प्रत्यक्ष फॉर्म में अप्रत्यक्ष चीज को पहुंचाना। ठीक, जैसे मान लीजिए भाषा में कोई ऐसी चीज है या आपके विषय में कोई ऐसी चीज है जो आप बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक, किसी देश की जानकारी देनी है तो उस देश को बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं? आप ग्लोब के जरिए पहुंचाते हैं, ग्लोब लेके आते हैं, ग्लोब में उस देश का चित्र दिखाते हैं, मानचित्र दिखाते हैं, फिर उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में उसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो क्या होता है, मतलब जो ना देखी हुई चीज को दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष फॉर्म में, किसको? उसका समकक्ष बताकर कि वहां पर चीज इस प्रकार की है। ठीक, वहां पर ये उपलब्ध होता है। कहाँ पर? उसकी पूर्व जानकारी आपने अपने चित्र में, मॉडल में या किसी भी रूप में, जिस रूप में आप अपनी सहायक सामग्री के रूप में लाए हैं उस चीज को, उसके द्वारा उस बच्चे तक आप पहुंचा रहे हैं। ठीक, ये हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, अच्छा इसी को अगर मैं और आगे बढ़ा के बात समझाना चाहूँ, जैसे कि देखिए जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े से बहुत लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं जो जू में बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं लेकिन उनको देखा नहीं होता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि बच्चे ने बाघ को रूबरू इतना नहीं देखा होगा, तो हम बाघ के बारे में अगर बच्चे को बताते हैं, जंगली जानवरों के बारे में बताते हैं, तो जंगली जानवरों में अगर हम बाघ के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो बाघ के बारे में बताने पर हम क्या करते हैं, बच्चे को बिल्ली की उपमा देते हैं, बिल्ली की धारियां बता देते हैं, बिल्ली की आकृति बता देते हैं। ठीक, बट उससे विशाल होता है। बिल्ली की साउंड ऐसी होती है, बाघ की साउंड ऐसी होती है, तो वो साउंड हम करके बताते हैं। तो हम प्रत्यक्ष में बच्चे के आगे बिल्ली को रख रहे हैं और अप्रत्यक्ष में बाघ है। अब इस बाघ को यानी कि टाइगर को कैट के फॉर्म में समझाना है। कैट्स की लाइंस के थ्रू समझा दिया, कैट्स की बॉडी के थ्रू समझा दिया, बट उसी को थोड़ा एनलार्ज कर दिया। तो ये हमारी समझाने की प्रक्रिया हो गई कि जो अनसीन चीज थी उसको सीन चीज से, प्रत्यक्ष वस्तु से हमने बच्चे को समझाने का प्रयास करा। ठीक, अब आगे की ओर अगर बढ़े, अगले पॉइंट पर अपने विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका मतलब होता है जैसे कि पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इसको दृष्टांत भी कहते हैं। जैसे विशिष्ट मतलब जैसे इसको दृष्टांत का सिद्धांत भी, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर भी कहा जाता है। दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। दृष्टांत मतलब क्या होता है? उदाहरण, एग्जाम्पल्स। कुछ चीज़ों का हम क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे देते हैं, एग्जाम्पल्स उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद हम
उस वस्तु तक पहुंचते हैं जिस वस्तु का हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि कभी कभी पहेलियां बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि जैसे कि आम है, संतरा है और अंगूर है, ये क्या है? तो बच्चे कहते हैं फल है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि ये आलू है और लौकी है, बैंगन है, भिंडी है, क्या है? बच्चा कहता है सब्जी है। तो अब हम फलों और सब्जियों के बारे में जानकारी आज देंगे। तो हमने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए बच्चों के आगे, समझ रहे बात को? शिक्षक ने पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया। ठीक, उसके बाद जहां हमें पहुंचना था, जहां से हमें शुरुआत करनी थी, वहां तक हम बाद में पहुंचे। ठीक, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़ाना है, तो पहले आप इनके उदाहरणों को प्रस्तुत करिए। उदाहरणों के द्वारा, जब वाक्यों के द्वारा आप बच्चों को चर्चा करते हैं, तब उसके बारे में आप बताते हैं कि आज हम बच्चों संज्ञा शब्द के बारे में जानकारी देंगे आपको, या संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है हमारा विशिष्ट से सामान्य क्यों, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताने के लिए हम छोटी छोटी बातों को पहले उनको पहुंचा देते हैं आसान तरीके से, फिर इनके जरिए हम उस जनरल चीज पे जाते हैं जो हमें, जिसके बारे में बच्चों के आगे चर्चा करनी है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता आगे बढ़ता है, जिसे हम बताएंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसे कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। विश्लेषण, जैसे कि देखिए, अब इसको समझिएगा, किसी भी विश्लेषण क्या होता है? किसी भी चीज के, ठीक है, किसी भी चीज के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब इन टुकड़ों को हमने फिर से जोड़ दिया, ये हो गया विश्लेषण। अब किसी भी चीज के टुकड़ों में हमको चीज मिली, उनको हमने जोड़ दिया। बात को समझिएगा, कोई चीज हमको पूर्ण रूप से मिली, उसको हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया और फिर उनको एक करा विश्लेषण। कोई चीज हमको खंडों में मिली, हमने उसको पूरा एक किया और फिर उसकी चर्चा करी, फिर उसका तर्क वितर्क किया, जो भी हमें समझाने की प्रक्रिया जिस प्रोसेस में करनी है उस तरीके से की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें संसद के बारे में बताना है, ठीक है, तो हमने संसद के बारे में किस तरीके से बताया कि एक भारत की एक संसद होती है, संसद के कितने भाग होते हैं, तो हमने बता दिया राज्यसभा, लोकसभा। फिर हमने उनके भी अंदर के भागों के बारे में चर्चा करी बच्चों से, करी। अब यही अगर संश्लेषण में जाते हैं तो हम भारत की संसद के बारे में चर्चा करते हैं, संसद के भागों के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ों को एक कर देते हैं जब, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद हम अन्य देशों से अपनी संसद को कंपेयर करवाते हैं, तुलना करवाते हैं और उस तुलना में हम किसी विचार विमर्श में पहुंचते हैं कि किसकी संसद बेटर है या किसकी संसद में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। तो जब इतना जाते हैं तो वो संश्लेषण हो जाता है। और जब मैंने चर्चा की कि हाँ भारत की एक संसद है, संसद के ये भाग है, उन भागों के ये भाग है, तो ये क्या हो गया, ये विश्लेषण हुआ। लेकिन मैंने उन विश्लेषण के पार्ट्स को इकट्ठा करके एक करा और फिर उस एक की चर्चा दूसरे से करके तर्क वितर्क भी उसमें करवा दिया, मतलब कि बिल्कुल ही डाउट क्लियर कर दिया मैंने एक एक शब्दों का, तो वो संश्लेषण विधि हो गई हमारी। तो उसी प्रकार से जब हम कोई छात्र को जब कविता पढ़ाने चलते हैं तो कविता में हम क्या करते हैं, पहले कविता को पूर्ण रूप से पढ़ा दिया, उसके बाद हम उसकी एक एक लाइन के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक लाइन की चर्चा करने के बाद फिर हम पूरे पोएम का सार बच्चों को बता देते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्या, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब आगे अगर हम बढ़े
अगले हमारे सूत्र पर। तो अगला सूत्र हमारा कहता है मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। अब अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा बहुत समझाने वाली बात है। जैसे कि देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को हम मनोवैज्ञानिक विधि से पढ़ाते हैं। उनका मानसिक स्तर, उनकी रुचि, उनका अनुभव, उनके इंटरेस्ट, उनकी खुशियों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए हम पढ़ाते हैं। ज्यों ही बच्चा बड़ी कक्षा में जाता है, वहाँ पर जाते हुए हम फिर बच्चे की रुचि को इतना महत्व ना देते हुए हम तार्किकता पर चले जाते हैं, यानी कि पाठ के महत्व को समझाते हुए उस प्रकार से पाठ को समझाने की चेष्टा करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर का मतलब है कि छोटी कक्षाओं में हम मनोवैज्ञानिक विधि से पढ़ाते हैं, बड़ी कक्षाओं में हम तार्किक विधि से पढ़ाते हैं। प्राथमिक बच्चों का हम रुचि, उसकी इंटरेस्ट, उसकी मानसिक आयु, इन सबको देखते हुए पाठ को कंडक्ट करते हैं कि पाठ क्या डिमांड कर रहा है। अगर आज बच्चे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आज ये पाठ कठिन है, तो चलो इसको कुछ घंटों में बांट दिया जाए और आसान करके इसको पढ़ाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, उस तरीके से तो वही हो जाता है हमारा कि मनोवैज्ञानिक विधि। और तार्किकता जो उच्च कक्षाएं होती है, वहाँ पर हम बच्चों को तार्किकता के थ्रू पढ़ाते हैं कि तर्क वितर्क करके, शब्दों का चयन करके, पाठ को विभाजित करके, खंडों में बांट कर बच्चों में विभाजित कर देते हैं कि आधा तुम समझाओ, आधा हम समझाएं। बच्चा क्या समझाता है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। तो इस तरीके से चर्चा, कई प्रकार के तर्क वितर्क करके हम पाठ को समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट, छात्रों की भी इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक, अब आगे बढ़े तो अनुभव से युक्त। अनुभव से युक्त। अच्छा, अनुभव मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस। तो एक शिक्षक का अनुभव क्या कहता है? एक शिक्षक अपने अनुभवों के द्वारा छात्रों के आगे पाठ को पेश करता है। अपने अनुभवों के द्वारा छात्र के आगे पाठ को सरलता से पेश करता है, सरल से सरल रूप में, समझ रहे? और फिर युक्त, फिर उस चीज में कई सहायक सामग्रियों, टीएलएम का यूज करते हुए उन चीज को समझाने की वो चेष्टा करता है। अच्छा देखिए, मनोवैज्ञानिक से तार्किकता, अनुभव से युक्त। अनुभव से युक्त में बच्चा जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। अनुभव, टीचर का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि युक्त का मतलब क्या हो गया कि टेक्निकली आप सॉल्व करिए प्रॉब्लम को, ठीक है। जैसे नहीं मैथ्स होता है, युक्ति लगाई है, अब तुम हल करो इसको। अनुभव क्या कहते हैं? जो छात्र होता है, जो बालक होता है, उसके अनुभव देखते देखते सीखता है। जैसे कि उसने सूर्योदय देखा, सूर्यास्त देखा, डेली वो रूटीन में ये प्रोग्राम देख रहा है, तो सूर्योदय सुबह होता है, सूर्यास्त शाम को हो जाता है। अभी गर्मी आई है, थोड़े दिनों में बरसात आएगी, बरसात के बाद थोड़े दिनों के बाद मौसम चेंज होगा, फिर ठंडी आती है। बरसात में कभी कभी ओले भी गिरते हैं, तेज गर्म हवाएं भी चलती हैं, ठीक। ये बच्चे को एक ऑर्डर जो है वो रट जाता है, लेकिन ये क्यों होता है ये उसको नहीं मालूम। सिर्फ अनुभव उसके कह रहे हैं कि हाँ ये होता है, क्यों वो एज यूजुअल रूटीन में ये सारी प्रोग्राम को देख रहा है। लेकिन ये सूर्योदय क्यों होता है, सूर्यास्त क्यों होता है, गेंद ऊपर क्यों जाती, गेंद नीचे क्यों आती है, तो ये सारे रीजंस को सॉर्ट आउट करना ये युक्त में आता है, जो शिक्षक को सॉल्व करने चाहिए। एक एज पर जाकर हम बच्चे के अनुभवों को टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे को सॉर्ट आउट करे कि आखिर ये होता क्यों है। तो वो हमारा सिद्धांत यानी कि सूत्र कहता है अनुभव से युक्त। जहाँ पर आपका पाठ डिमांड कर रहा हो कि आप एक्सप्लेन करिए उस चीज़ को, उस लाइन को
किसी वस्तु के बारे में, तो आप उसको एज इट इज रीड करके मत छोड़ दीजिए, नहीं, उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर लाइन को एलाबरेट करके समझा के बच्चों को विस्तृत रूप में कोशिश करिए कि बच्चा उस पॉइंट को आज समझेगा तो कल के लिए क्लियर हो जाएगा उसका पॉइंट, है ना। अच्छा बताइए, छोटी सी बात है ना, गेंद ऊपर गई गेंद नीचे आई, ये तो जाहिर है गेंद ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी, लेकिन क्यों? तो इसी प्रकार से युक्ति युक्त मतलब होता है कि बच्चे का अनुभव प्रदान करता है जो वो डेली देखता है, लेकिन आप उसको टेक्निकली जब सॉर्ट आउट करते हैं तब वो युक्ति युक्त है। तो ये हमारे शिक्षण के सूत्र थे, ठीक, जो मैंने कल की क्लास और आज की क्लास में कवर कर दिए। इन सूत्रों को आप एक बार फिर से देखिएगा। जो सूत्र आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कई बार कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि जो आपको नहीं समझ में आता है वो डाल दीजिए, मैं फिर से कमिंग क्लास में उसको कोशिश करूँगी आपके चीज़ को दूसरी तरीके से समझाने के लिए, अगर उस तरीके से नहीं समझ में आए, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए वीडियो को और देखते रहिए।